नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ मेरे सहयोगी नम्रता चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। अभी महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए उस पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं और इस वक्त बात सबसे ज्यादा ठाकरे की हो रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर राज ठाकरे हो। दोनों भाई मोदी और शाह से पंगा लेने चले थे और ऐसा हाल हुआ कि हालत खराब हो गई। एक भाई की हालत यह हो गई कि एक सीट पर उनके उम्मीदवार को सिर्फ 2 वोट मिले हैं। जी हां, मनसे के उम्मीदवार जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उनके प्रत्याशी राजेश को दहिसर विधानसभा में एक बूथ पर सिर्फ 2 वोट मिला है, जिसके बाद अब राजनीति खूब हो रही है और ईवीएम को बदनाम करना शुरू कर दिया गया है। नम्रता, संजय राउत ने पहले बात की, फिर उसके बाद स्वरा भास्कर बोली और अब जब से दहिसर विधानसभा से मनसे उम्मीदवार राजेश ने आरोप लगाए कि मेरी ही विधानसभा में और एक बूथ पर 2 वोट मिले जहां पर परिवार भी रहता है, तब फिर राजनीति खूब हो रही और ईवीएम को बदनाम किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीति से ज्यादा इन जनाब का मजाक उड़ रहा है और इन्होंने किरकिरी करवा दी है राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे की भी। महाराष्ट्र में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों भाई लेने चले थे पंगा, लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया है। और जहां तक आपने बात की 2 वोट की, मतलब इन्हें वोट तो मिले हैं 5456, लेकिन जिस एरिया से ये आते हैं राजेश जी, और जिस बूथ पर इनको पूरी पूरी उम्मीद थी कि कम से कम यहां से वो 4 वोट तो मुझे मिल ही जाएंगे, जो एटलीस्ट मेरे परिवार के हैं, मतलब उनके बेटे के, उनके खुद के, उनकी पत्नी के, उनकी बेटी के, वहां से भी उनको 2 वोट मिले हैं। तो वो ये कह रहे हैं, 3-4 सवाल उन्होंने उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज नोटिस की कि दिन भर ईवीएम मशीन चल रही है, वो 99% वाला, जो स्वरा भास्कर भी राग अलाप रही है। फिर इसी तरीके से उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया कि क्या आपको लगता है कि मेरा परिवार, जिसमें मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा है, उनमें से भी मुझे 2 लोग वोट नहीं दे रहे हैं? मतलब ये ऐसा हो भी सकता है, यू नेवर नो कि क्या हो जाए। लेकिन हाँ, मजाक से इतर अगर देखा जाए तो सवाल वो बड़े गंभीर उठा रहे हैं अपने लिहाज से। वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार से 4 वोट है, मुझे 2 वोट पड़े हैं उस बूथ पे से, इसलिए ये 2 वोटों की बात हो रही है। अब सोशल मीडिया पर जब इनका बयान वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि एक बार पता कर लीजिए, क्या पता आपकी पत्नी ने वाकई में आपको वोट ना दिया हो, वो भी जानती हो कि आपका भविष्य क्या है। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि सीरियस नोट पर ईवीएम को लेकर जो ये सवाल उठ रहे हैं, इन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए संजय राउत ईवीएम, स्वरा भास्कर ईवीएम, हाँ वही कार्ति चिदंबरम जो कांग्रेस की पार्टी से ही आते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने कलीग से और अपने जो बाकी सीनियर लीडर्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग राय रखता हूं। वो कह रहे हैं कि मेरे फादर इसी ईवीएम से जीते, तो मेरा वो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मनसे के उम्मीदवार राजेश एरुनकर को ये जाकर चेक करना चाहिए कि उनके घर वालों ने वोट उन्हें क्यों नहीं दिया, और अगर दिया तो फिर कैसे वोट नहीं मिला, ये भी बड़ा सवाल है। और ईवीएम की जो लगातार बात होती है, तो इसी देश में सर्वे हुआ तो 61% लोग ईवीएम को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि ईवीएम से ही चुनाव हो और ईवीएम एक बेहतर माध्यम है चुनाव करवाने का, जल्दी नतीजे भी आ जाते हैं। वरना जब बूथ वाला मामला था, जब कागज पे होते थे, तो कैसे बूथ लूटा जाता था इस देश में वो पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश से कैसे बक्सा जो बॉक्स था उठा लाया गया था बूथ वाला, और दिल्ली आया गया था जब सीएम तय करना था, कांग्रेस का राज हुआ करता था। तो ऐसे तमाम इतिहास में कहानियां और किस्से और सच्चाई दर्ज हैं ईवीएम ना होने के पहले की। तो जिस तरीके से मनसे उम्मीदवार ने आरोप लगाए, उसके बाद जिस तरीके से नम्रता कह रही हैं कि बेहद हास्यास्पद भी है कि अपनी सीट हो, अपना जो बूथ हो जहां के आप निवासी हैं, और वहां आपका 4 वोट हो कम से कम घर का, और उसमें भी 2 मिले, तो फिर तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार को ही सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। फिलहाल बात करें नम्रता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने बगावत की, 19 में क्या हश्र हुआ सबने देखा। मनसे का अस्तित्व विधानसभा चुनाव में उतना या लोकसभा चुनाव में कभी रहा नहीं। वो जब बृहन मुंबई के चुनाव होते हैं उसमें वो अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं, और इसी वजह से कभी कभी वो बीजेपी के करीब भी रहते हैं, वहां सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मनसे का छीन लिया जाएगा चुनाव लड़ने का, वो भी क्योंकि जिस तरीके से हालत हुए, कोई सीट नहीं है, बेटा भी नहीं जिता पाए वो? नहीं, राज ठाकरे, अगर मैं पर्टिकुलरली राज ठाकरे के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे चुनाव आते हैं वो एकदम से एक्सप्लोसिव होकर फटने लगते हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो बेचारे शिंदे को कह रहे हैं कि वो गद्दार निकले, वो ऐसे पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन आप मोर्चा संभालते हुए एकदम आए, नहीं नहीं तुम गद्दार हो, जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर कोई और बात हो गई तो फिर आप मोर्चा संभाल कर आगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा मतलब फटा पोस्टर, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, आप लड़े जा रहे हैं। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन राज ठाकरे अगर
उनके लिहाज से बात की जाए वो बहुत मजबूत हो सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा उन्हें और होमवर्क करने की जरूरत है। और हमने देखा है कि 2 सीटों से 302 पर भी कैसे पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, राज ठाकरे के साथ कम से कम ये वाला ठप्पा तो नहीं लगा हुआ जो उनके भाई उद्धव ठाकरे के साथ लग गया है कि भाई वो सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं, आइडियोलॉजी से समझौता कर रहे हैं। तो आप अभी भी, आपके पास चांस है अपने आप को प्रूव करने का। और जैसा आपने कहा, बीएमसी के चुनावों में तो अच्छा खासा प्रदर्शन कर जाती है मैंने, लेकिन इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा, मतलब मजा भी कह लीजिए बेइज्जती अपनी करा बैठे हैं कि आपके प्रत्याशी को एक बूथ पर अपना परिवार भी उनका वोट नहीं दे रहा है, और दे रहा है तो फिर वो ईवीएम वाला जो भी सारी चीजें हैं। तो राज ठाकरे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्या चीजें उनको रोक रही हैं? उसके लिए मुझे लग रहा है कि एक सहयोगी बेहतर चाहिए होगा, और अजीत पवार जैसा कुछ सोच रहा होगा। मुझे लगता है अजीत पवार जब अलग होंगे शरद पवार से और या बीजेपी से, तो उनका भी यही हाल होगा जो राज ठाकरे का है महाराष्ट्र में चुनावों में, महाराष्ट्र की राजनीति। रोहित, ये तो फिर शिंदे के साथ भी है। हाँ, शिंदे के अभी साथ सुनने में आ रहा है कि शिंदे थोड़े से बागी हो गए, वो नाराज हो गए, लेकिन उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। जो अब बागी होगा, महाराष्ट्र की राजनीति पहले होता था बीजेपी शिवसेना एक साथ है और कांग्रेस सामने हुआ करती थी। शरद पवार रहते थे, 10 15 20 सीटें जीतते रहा करते थे पिछले कुछ सालों में। एक वक्त था, रुतबा था शरद पवार का। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने खेल किया, एनसीपी को 2 फाड़ कर दिया, शिवसेना का 2 फाड़ कर दिया, अगर अब आप अलग होते हैं तो इसमें केवल और केवल आपका घाटा है। हाँ, जो अलग होगा उसका हाल वही होगा जो उद्धव ठाकरे। ये वही वाली बात है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, बीजेपी इसी डायलॉग पर इस वक्त आगे बढ़ रही होगी, और मुझे लग रहा है शिंदे को भी यही समझा दिया होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की बात हो, राज ठाकरे की बात हो और महाराष्ट्र चुनाव की बात हो, बहुत खबरें महाराष्ट्र निकल कर आ रही हैं और आएंगे भी। एक खबर और मैं बता दूं कि शिंदे ने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कार्यवाहक के तौर पर वो काम कर लेंगे। और 29 नवंबर ये वो तारीख चुनी गई है जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली जाएगी। और ये शपथ 99.99%, अभी पिछले वीडियो में रोहित ने ये फिगर अपना कॉन्फिडेंस जताया है कि 99.99% तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, शिंदे को क्या मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बनकर बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। गृह मंत्री अगर उनको बनाया जाता है तो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी खबरें ये भी हैं कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, फिर उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बहरहाल जो होगा अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। अभी जिस तरीके से राज ठाकरे के एक उम्मीदवार को 2 वोट मिले एक बूथ पर, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। और हाँ, बताना ये भी मत भूलिएगा कि आपको लगता है कि यहाँ पर वाकई में ईवीएम के साथ खेल हुआ है, या फिर वो जैसा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या मेरा परिवार ने वोट नहीं दिया, तो बताइएगा ऐसा होता है क्या। अगर होता है तो बताइए फिर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।